हम तीनों बहनों की शादियां हो चुकी थीं। बेटा न होने के कारण माँ अकेली रहती थी। इसलिए 4 दिन बाद होने वाले मोतियाबिंद के ऑपरेशन के पश्चात माँ की देखभाल करने की समस्या का हल ढूंढना जरूरी था। इस विषय पर मैंने अपनी मंझली बहन रीना से फोन पर बात की। डॉक्टर गुप्ता ने माँ के ऑपरेशन के लिए 4 दिन बाद की डेट दी है। मेरे लिए तो 1 दिन से ज्यादा छुट्टी लेना भी असंभव है, क्योंकि ऑफिस में सालाना की क्लोजिंग का काम चल रहा है। वार्तालाप के आरंभ में ही मैंने यह बात साफ कर दी थी कि मैं माँ की देखभाल के लिए उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। फिर माँ की देखभाल कैसे होगी? तुम्हें तो पता है कि मेरी तो तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती है। रीना की आवाज में फौरन चिढ़ व गुस्से के भाव उभरे। माँ की देखभाल के नाम पर तुझे एकदम से अपनी बीमारी याद आ गई और सब जगह घूमने फिरने में तेरी बीमारी रुकावट क्यों नहीं डालती है? मजबूरी में तो तुम भी छुट्टी लेती हो ना। पिछले साल इन्हीं क्लोजिंग के दिनों में जीजा जी के साथ मलेशिया घूमकर आई हो। मलेशिया घूमने के लिए तुम्हारे पास टाइम था और माँ के लिए नहीं। मलेशिया घूमने का मौका तो इन ऑफिस वालों की तरफ से मुफ्त में मिला था। उसे छोड़ देना तो ना समझी होती ना बहना। मैं तुमसे झगड़ी तो मेरे सिर का दर्द जानलेवा हो जाएगा। क्या तुम्हारी इस बारे में रबीना से कोई बात हुई है? रीना ने वार्तालाप को हमारी छोटी बहन की तरफ अब मोड़ दिया था। मैं उसे अभी फोन करूंगी, पर क्या फायदा होगा उससे इस बारे में कोई बात करने का? तुझे लगता है कि उसकी सास उसे माँ की देखभाल के लिए मायके जाने की इजाजत देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। रबीना को भेजने की बात वही उनसे कहें जिससे अपनी बेइज्जती कराने का शौक हो। बे तो पहले से ही बहुत ही मुंहफट औरत है। रबीना की सास के साथ करीब 3 महीने पहले हमारा एक अनुभव बहुत खराब रहा था। तब रबीना और सुमित की शादी हुए 1 महीना ही बीता था। रीना और मैं उस शाम पहली दफा रबीना की ससुराल में मिठाई और फल लेकर पहुँचे। मौसी जी कुछ देर के लिए हम रबीना को अपने साथ बाजार घुमाने ले जाएं। कुछ देर बैठने के बाद मैंने अपनी आवाज में भरपूर मिठास कर रबीना की सास से उसे साथ ले जाने की इजाजत मांगी थी। रबीना तो घूमने नहीं जा सकती। बड़ी बहू के दोनों बच्चों की परीक्षाएं 2 दिन बाद शुरू हो रही हैं और उनकी तैयारी कराने की सारी जिम्मेदारी रबीना के सिर पर है। ऐसे में एक दिन भी जाया करना उनका रिजल्ट बिगाड़ सकता है। बड़े रूखे अंदाज में मौसी जी ने रबीना को साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था। प्लीज थोड़ी देर के लिए भेज दीजिए ना मौसी जी। रीना ने तो उनकी खुशामद करने को हाथ भी जोड़ दिए थे। अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके वह कहीं नहीं जाएगी। वे नाराज नजर आती हमारे पास से उठी और घर के भीतर भाग के चली गई थी। हम दोनों बहनों की एक तरह से उनके हाथों बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। हमने जब उनके खराब व्यवहार की शिकायत रबीना से की तो वह उल्टा हमें ही समझाने लगी थी। मम्मी जी की बातों का आप दोनों बुरा न माना करो, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी हैं। आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां उन्होंने ही मंगवाई थी। रबीना का उनकी तरफदारी करना हमारा गुस्सा और ज्यादा बढ़ा गया था। माँ ने जल्दबाजी दिखाते हुए बहुत गलत घर में तेरी शादी कर दी। ऐसे दम घोटू वातावरण में तू कैसे रह रही है? रीना ने सहानुभूति प्रकट की थी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल के सब लोग जवान के कड़वे हैं,
पर दिल के बहुत अच्छे हैं। रवीना का यह जवाब सुनकर हम दोनों बहनें उसका मुंह हैरानी से ताकने लगे थे। सबकी जिंदगी में खुशी देने वाली कोई बात हमें तो उसे नजर नहीं आ रही थी। घर में सास हिटलरी हुक्म पूरी तरह से चलता था। जब वे गुस्से में होती तो रवीना के ससुर जी या दोनों बेटों को भी उनके सामने कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं होती थी। मौसी जी ने घर के सारे काम दोनों बहुओं के बीच में बराबर में बांटे हुए थे। रवीना पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, पर इस कारण से उसे अपने हिस्से के काम करने में भी कोई छूट नहीं मिली थी। मौसी जी का अपना मन होता तो घर के कामों में हाथ बटाती, नहीं तो जवान हिलाकर बस हुक्म सुना देती। रवीना को सुबह 6 बजे उठकर रोज सुबह का नाश्ता तैयार करना होता था। रात को चपातियां वही सेकती थी। रात के समय भी जब मौसी जी का मन करता तो वे दोनों बहुओं को पैर दबाने के लिए बुला लेती थी। रवीना के जेवर भी उसकी सास के पास ही रहते थे। बाहर वालों के सामने उसे अपने सिर पर पल्ला रखना पड़ता था। इतनी तेज सास के साथ रहते हुए भी रवीना खुश कैसे हो सकती है, यह बात हम दोनों बहनों को बड़ी अजीब लग रही थी। हम दोनों बहनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हमारी नजरों में तो वो बेहद बददिमाग और बेहद घमंडी स्त्री थी। रीना से बात करने के बाद मैंने सुमित को फोन किया। माँ के ऑपरेशन के बारे में जानकारी देती थी। फिर माँ से कहा, माँ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैं अकेली 25,000 रुपए खर्च कर रही हूँ। रीना तो फ्लैट की किस्त का बहाना बनाकर एक धेला भी देने को तैयार नहीं है, और रवीना से रुपए मांगना अच्छा नहीं लगेगा। जब सारा खर्च मैं ही कर रही हूँ तो तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी भी अब मेरी ही रहेगी। मेरी तीखी बात सुनकर माँ ने नाराजगी भरे अंदाज में आंखें मूंद ली। करीब घंटे भर के बाद सुमित रवीना के साथ वहां आ गया। कहाँ ऑपरेशन हो रहा है इनका? सुमित ने माँ के ऑपरेशन के बारे में बातें करनी शुरू की। यहाँ पास में डॉक्टर गुप्ता के आंखों के अस्पताल में 4 दिन बाद का ऑपरेशन की डेट मिली है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी आवाज को सहज कर रख पा रही थी। शहर के सबसे नामी और काबिल आई सर्जन डॉक्टर कैलाश से ऑपरेशन क्यों नहीं करा रही हो? क्योंकि वह मरीजों को बहुत लूटता है। मैंने सुमित को बड़े चिढ़कर जवाब दिया। वह कैसे? सुमित ने भी हैरान नजरों से पूछा। करीब 1.5 गुना ज्यादा खर्चा आएगा डॉक्टर कैलाश के यहाँ ऑपरेशन कराने का, मैंने बताया। यहाँ ऑपरेशन 25,000 में काम हो जाएगा और वहाँ करीब 35,000 लेंगे। मैं समझता हूँ कि आँख के मामले में हमें सबसे अच्छी जगह ही जाना चाहिए। 25,000 से ज्यादा खर्च करना मेरे बजट से बाहर होगा। सुमित, तुम तो मुझे यह बात बताओ कि क्या कुछ दिन के लिए रवीना माँ की देखभाल के लिए यहाँ आ सकती है? मैंने वार्तालाप की दिशा को चेंज करते हुए पूछा। मैं इस बारे में मम्मी से बात करता हूँ, सीधा जवाब देना टालकर उसने फिर से चुप्पी साध ली थी। कुछ देर के बाद अकेले में रवीना ने मुझे अपनी मजबूरी भी बता दी थी। मैं माँ की देखभाल के लिए नहीं आ सकती हूँ। मीना दीदी सासू माँ आने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि जेठानी के दोनों बच्चों की आज से वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। तू तो उस घर के रंग में पूरी तरह से रंग कर निर्मोही हो गई है। रवीना से यह चुपती बात कहकर मैं अपने घर आने को निकल पड़ी थी। अगले दिन 11 बजे के करीब मैं माँ से मिलने पहुंची तो माँ घर में नहीं थी।
पड़ोस वाली कमला आंटी से पता लगा कि सुमित डॉक्टर कैलाश के यहाँ उनकी आंखों का चेकअप कराने के लिए उन्हें साथ ले गया है। शाम को माँ ने मुझे बताया कि अब उनकी आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर कैलाश ही करेंगे। मैंने फौरन फोन काटकर फोन रवीना को लगा दिया कि 25,000 से ज्यादा होने वाले खर्च सुमित को ही वहन करना पड़ेगा। फिर 4 दिन बाद सारा घटनाक्रम बड़ी तेजी से घूमा। हम रवीना को तो आप ही देखभाल करने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं, पर आपको तो यहाँ अपने यहाँ बुला सकते हैं ना। आप अपनी बेटी की सुरक्षा में नहीं बल्कि अपनी बहन के घर रहने जा रही हैं। ऐसी दलील देकर रवीना की सास मेरी माँ को ऑपरेशन होने के 1 दिन पहले अपने घर ले गईं। इस कारण रीना ने तो बड़ी राहत की सांस ली, पर मुझे क्यों महसूस हुआ जैसे मैं ठग गई हूँ। अब रीना को न ऑपरेशन के लिए कुछ खर्च देना था और न ही माँ की कोई देखभाल करने की जहमत उठानी थी। आप इंसान नहीं देवी हो। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले माँ के मुंह से रवीना की सास के लिए यही शब्द निकले थे। प्रशंसा में यह वाक्य कई बार निकला। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा था। डॉक्टर कैलाश के मुंह से यह खबर सुनकर हम सब अब बहुत खुश हो गए थे। मीना, हम सारा हिसाब बाद में कर लेंगे, ऐसा कहकर मौसी जी ने ऑपरेशन का पूरा बिल खुद ही चुका दिया था। ऑपरेशन होने के बाद माँ पूरे 10 दिन तक रवीना की ससुराल में ही रही। मौसी जी ने उनको अपने कमरे में ही रखा था। रवीना के ससुर जी ड्राइंग रूम में अब सोने लगे थे। माँ की पूरी देखभाल मौसी जी ने की। उन्हें डॉक्टर को दिखाने लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी सुमित या उसके बड़े भाई ने निभाई थी। माँ को उनके यहाँ से विदा करा के लाने के लिए मैं अपनी कार से अकेली उनके घर पहुंची। रीना कमर दर्द का बहाना बनाकर मेरे साथ नहीं आई, पर मुझे लगा कि वह ऑपरेशन में हुए खर्चे का अपना हिस्सा सबके सामने न दे पाने की शर्मिंदगी से बचना चाहती है। मीना, ऑपरेशन का कुल 30,000 खर्चा आया है, जो कि तुम तीनों बहनों को आपस में बांटना होगा। ऐसे मामलों में हिसाब से चलना ठीक रहता है। मौसी जी ने मुझे अपने पास बिठाकर अस्पताल का बिल मेरे हाथों में अब पकड़ा दिया था। मैं तो कुल मिलाकर फायदे में ही रही। 25,000 की जगह अब मुझे रीना व उसके हिस्से में 20,000 रुपए ही देने पड़े। बाद में माँ की देखभाल के लिए मुझे जो आया कि पगार देनी पड़ती थी, वह भी खर्चा अब बच गया। विदा के साय माँ ने भावुक होकर मौसी जी से कहा, बहन जी, आपने मेरी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करके जो एहसान किया है मेरे सर पे, उसको मैं कैसे भी नहीं चुका पाऊंगी। मैं इस जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगी। एहसान शब्द को मुंह से निकालकर आप हमें शर्मिंदा ना करें। बहन जी, आपकी देखभाल में अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो अपनी इस बहन को माफ कर देना। मौसी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए माँ से उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी उनके सामने हाथ जोड़ दिए। आखिरी सांस तक मैं यह प्रार्थना जरूर करूंगी कि आपके संयुक्त परिवार में सबकी अच्छी सेहत, मन की हंसी खुशी और सुख शांति बनी रहे। यह आशीर्वाद देकर माँ आंखों में आंसू लिए अब कार में बैठ गई। मुझे मौसी जी को नजदीक से देखने समझने का मौका मिला तो उनके बारे में मेरी राय अब पूरी तरह से बदल गई थी। मौसी जी जुबान की कड़वी व तीखी होने के बावजूद घर का
हर सदस्य उनका मान सम्मान क्यों करता है, इसका राज भी मेरी समझ में अब आ गया था। उनके पास सोने का दिल था। वे स्वभाव की तेज जरूर थी, पर उनकी बातें किसी को भी अपमानित नहीं करती थी। अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। बुजुर्ग महिला बड़ी कुशलता से घर चलाते हुए परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का पूरा ध्यान रख रही थी। अपने दिल में उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान के भाव रखकर मैंने भी विदा के समय उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे छाती से लगाकर ढेर सारे आशीष दे डाले थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।